हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। माई सेल्फ सेजल। हम लोग क्या करेंगे, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा 11th बायोलॉजी में, यानी कि चैप्टर नंबर 5 जो था पुष्पी पादपों की आकार की, है ना। तो इसको हम लोग इसके वन वर्ड टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर चुके हैं और इसमें जितने भी बेसिक्स थे वो भी सारे कर लिए, मतलब वन वर्ड टाइप क्वेश्चन के साथ ही हम लोगों ने इस चैप्टर की बेसिक्स को समझ ली है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे इस सेशन को बढ़ाएंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर सीरीज हैं जिनको हम लोग ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर रहे हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, तो यदि उन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो वो एक बार जाके आप उस पर विजिट कर लेना, देख लेना, है ना। तो आपके जितने भी मतलब चैप्टर को लेके जो इशू रहता है, एक बेस रहता है। यदि आपने अभी तक कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर इस चीज को क्या करना आप कि देख लेना, लेक्चर्स को, प्रीवियस लेक्चर्स को देख लेना। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि यदि आपको चैनल पहली बार मिला है, क्लास पहली बार मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। जिससे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको ये रहेगा कि अभी तक के जितने लेक्चर्स हो जाते हैं क्लासेस के, वो आपको मिल जाए करेंगे, है ना। तो वहां से आप पढ़ लेना, ओके। चलिए, अब शुरू करते हैं हम लोग कि एक वाक्य में होता, ठीक है। वन वर्ड टाइप क्वेश्चन रह गए थे मेरे ख्याल से, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। और हो भी गए हो तो फिर रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रह गए थे, है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि गेहूं का वानस्पतिक नाम बताना था आपके लिए, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है, ट्रिट्रिकम एस्टाइवम होता है ना। तो लिख लेना। और मक्के का मैंने बताया था क्या होता है, जियामेज। क्या होता है, मक्के का बताया था मैंने, जियामेज होता है ना। तो इस चीज को आप कवर कर लेना। अब बात आती है यहाँ पे मटर का, ठीक है। मटर का क्या रहेगा, मटर का क्या रहता है भाई, बताना मुझे, है ना। मटर का साइंटिफिक नेम क्या रहता है, पाइसम सटाइवम, ठीक है। क्या होता है मटर का वानस्पतिक नाम, मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। क्या रहता है, पाइसम सटाइवम, ठीक है, पाइसम सटाइवम, ठीक है ना। चलिए, और प्याज का देखते हैं। तो प्याज का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एलियम सेपा। क्या होता है, एलियम सेपा होता है। प्याज का साइंटिफिक नहीं, वानस्पतिक नाम क्या होता है, एलियम सेपा होता है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ओके। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बीज पत्री, बीज का बीज पत्र क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, स्पुटेलम। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, स्पुटेलम कहलाता है ना। और तने का विकास बीज के किस भाग से होता है, तो ध्यान रखना, मैंने बताया था जब तने का विकास बीज से पूछा जाए, ठीक है, जब तने का विकास बीज से पूछा जाए तो उसको क्या कहते हैं, किससे होता है, प्रांकुर से होता है। किससे होता है, प्रांकुर से होता है ना। किससे होता है, प्रांकुर से होता है। और आम में फल भित्ति का कौन सा भाग खाया जाता है, आम में फल भित्ति का कौन सा भाग खाया जाता है, जो हम आम का पल्प खाते हैं वो कौन सा होता है, मध्य भित्ति। कौन सी होती है, मध्य भित्ति, है ना। तो ऐसे कुछ और है, तो आप हो सके तो जहां से कंटेंट मिले तो कुछ ऐसी चीजें आप याद कर लेना, है ना। जैसे कि आता है सबसे मतलब कॉमन सा क्वेश्चन, बहुत ही प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है कि नारियल का खाने वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है। यानी कि नारियल का जो पार्ट हम लोग खाते हैं, नारियल का जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है जो हम लोग खाते हैं, वो उसको क्या कहा जाता है, वो उसका होता है भ्रूणपोष, ठीक है। वो उसका क्या होता है, एम्ब्रायोसैक। जो हम लोग खाते हैं, भ्रूणपोष खाते हैं, किसका, नारियल का, है ना। तो ये चीज याद रखना, नीट के एग्जाम में कई बार ये मतलब पूछा गया है ना। नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और आपकी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, नारियल का हम लोग क्या खाते हैं, भ्रूणपोष। और वही पूछा जाए कि आम में जो फल भित्ति हम लोग खाते हैं वो क्या होती है, तो उसकी क्या होती है, मिडिल वॉल, यानी कि मध्य भित्ति, ओके। ध्यान रखना आप। तो ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो चाहो तो आप इनका स्नैपशॉट ले लो, है ना, इनका स्नैपशॉट ले लो आप, ठीक है, और कॉपी में इनको लिख लेना। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं कंप्लीट, जो आपकी 2 नंबर 3 नंबर में पूछी जानी है ना। जैसे पहला क्वेश्चन आता है आपका कि जड़ के कार्य बताइए, है ना। तो 2 नंबर वाले यदि क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं तो सिर्फ उतना ही कंटेंट याद रखना जितना 2 नंबर के लायक है ना। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं हम लोग कि जड़ के 2 काम। अब वैसे भी
लोकल से तो आपको वर्क पता ही है कि रूट क्या काम करती है ना, रूट क्या काम करती है ये तो आपको थोड़ा बहुत समझ आता होगा, है ना, क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी स्पेशली आप पढ़ते हैं, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होती है कि आप इस चीज से समझ जाते हैं कि जड़ के ऑलमोस्ट मतलब बेसिक सी जो वर्क है वो फंक्शन क्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें लिखना है तो एक बार हम लोग बोर्ड पे देख लेते हैं कि मैं क्या लेके आई हूं आप लोगों के लिए, जो 2 नंबर में आपको आंसर लिखना है ना। तो देखते हैं कि स्थिरीकरण यानी कि स्थिरीकरण फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिक्सेशन में जो है जड़ हेल्प करती है, स्थिरीकरण को ही क्या कहा जाता है, फिक्सेशन कहा जाता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपकी एग्जाम में अभी फिक्सेशन आए स्थिरीकरण की जगह तो आपको पता हो, है ना। फिक्सेशन, ठीक है, फिक्सेशन क्या लिखा, फिक्सेशन आपको ऐसे भी लिखा आ सकता है, ठीक है। मैं क्या बता रही थी, क्या बताने लगी, फिक्सेशन, ठीक है, ये है ना, ऐसे हिंदी में भी लिखा आ सकता है। तो फिक्सेशन कहते हैं स्थिरीकरण को, स्पेशली नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है ये रूट है जो मेन काम करती है ना। तो देख लेते हैं एक बार कि ये पौधों को भूमि में स्थिर रखती है, पौधे को भूमि में स्थिर रखती है रूट्स, और इनकी जो पार्श्व शाखाएं होती हैं भूमि में चारों तरफ मिट्टी के कणों को दृढ़ता से पकड़ लेती हैं। अवशोषण, जड़ों के मूल रोमों द्वारा भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण। देखो आपको यदि ज्यादा सारी चीजें याद नहीं होती हैं तो सिंपल सा 2 लाइन याद कर लेना आप, है ना। हमें तो 2 कार्य बताने हैं, 2 फंक्शन बताने हैं 2 नंबर में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला तो याद कर लेना आप कि पौधे को भूमि में स्थिर रखती है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ समरी फॉर्म में, ठीक है। और बाकी जिनको बहुत अच्छे से याद हो जाता है, थोड़े इंटेलिजेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं, तो वो आप लोग इन चीजों को याद कर लेना, है ना। और जिनको काम चोरी करनी है, याद नहीं होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाइनें लिखेंगे। हो सकता है कि एग्जामिनर 2 नंबर दे दे, नहीं तो 1 ही नंबर मिलेगा आपको, है ना। तो क्या करती है, भूमि में पौधों को स्थिर रखती है, भूमि में पौधों को स्थिर रखती है, ठीक है, पौधों को स्थिर रखती है ना। पौधों को क्या रखती है, स्थिर रखती है, स्थिर रखने का काम। और सेकंड काम क्या होगा, खनिज और जल और खनिज लवणों का अवशोषण, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण, ठीक है। किनका, खनिज लवणों का अवशोषण, ठीक है, खनिज लवणों का अवशोषण, ठीक है, खनिज लवणों का अवशोषण करने का काम, ये 2 काम है ना। तो मैंने अच्छी बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग में लिख दिया है, आप भी नोट कर लेना, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग अपनी कॉपी में मत लिखना, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका एक तैयार हो गया है ना, फटाफट से मेरे साथ याद कर लो, एक बार रिवीजन कर लो, है ना, जल्दी से। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आया आपका कि जड़ के 2 कार्य बताइए, ठीक है। तो आपको सिंपल से 2 काम पता है जड़ के, एक तो क्या, कुछ भी नहीं आता, तो 2 काम आपको लिखने हैं कि पौधे को जो है जमीन में यानी कि भूमि में स्थिर रखने का काम करती है, क्या करती है, स्थिर रखने का काम करती है, कौन, जड़, है ना। सेकंड आपको क्या याद रखना है कि मतलब रूट पार्ट्स जो होते हैं मिट्टी में, जितने मतलब मिट्टी में मृदा में जो जल और जितने भी लवण होते हैं यानी कि वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन का काम करती है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन का काम करती है कौन, यानी कि जल अवशोषण और खनिज लवणों का अवशोषण, ठीक है। इतना भी टफ नहीं है, याद हो गया ना आपके लिए। तो ये 2 आपको अंतर लिखने हैं ना, 2 नंबर आपकी क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कि श्वसन मूल को उदाहरण सहित बताना है, ठीक है। तो श्वसन मूल, देखो ध्यान रखना, मैंने भी आपको एक सीक्वेंस से बहुत तरीके से पढ़ाना चाहा है, ठीक है। यदि आप मुझे समझोगे तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छे से काम होगा। हम लोगों ने 1 नंबर वाले क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, जिनमें एक क्वेश्चन आया था कि बताइए निम्नलिखित में से श्वसन मूल किन में पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए थे आपसे, जिनमें से एक ऑप्शन था आपका क्या, राइजोफोरा, ठीक है। तो राइजोफोरा में श्वसन मूल पाई जाती है। यदि आप वहीं याद कर लेते तो हमें इतना टाइम यहाँ पे नहीं देना पड़ता, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे, ओके। वो एक अंडरस्टैंडिंग है, मेरे बताने का तरीका था तो मैंने बता दिया, इसको आगे की क्लासेस में फॉलो कर लेना, ओके। चलिए श्वसन मूल को देखते हैं एक बार कि श्वसन मूल क्या कहलाती है, और श्वसन मूल का स्पेशली एग्जाम्पल याद रखना है ना। देखो यदि आप एक एग्जाम्पल मात्र याद रख लेते हैं राइजोफोरा, और यही क्वेश्चन सेम 2 नंबर में आता है, ठीक है, तो आपको मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे राइजोफोरा लिखने में, 1 लाइन लिखने में, है ना। तो वहां से आपका 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। जैसे स्मार्ट तरीके से थोड़ा पढ़ाई कर लिया करना, ओके।
चलिए देखते हैं क्या श्वसन मूल। तो दलदली भूमि में उगने वाले पौधों की जड़ें ऑक्सीजन की अपर्याप्तता के कारण, ठीक है, दलदली भूमि में लाइक डेजर्ट, जहां डेजर्ट एरिया होते हैं, डेजर्ट एरिया या जरूरी नहीं है कि एकदम ही डेजर्ट हो, है ना, एग्जैक्ट डेजर्ट हो, ऐसा कोई कंपल्सन यहाँ पे नहीं है ना। दलदली भूमि में उगने वाले पौधों की जड़ें ऑक्सीजन की अपर्याप्तता के कारण, चूंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सो के कारण भूमि के नीचे जाकर ऊपर मुड़ती हुई दलदली सतह से बाहर निकल आती है और उनके अग्रभाग पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें बातरंध्र कहते हैं, यानी कि लेंटिकल, जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता रहता है और ऐसी जड़ों को श्वसन मूल कहते हैं। बात समझने का मुद्दा ये है कि यहाँ पे इनमें क्या होता है, इनमें श्वसन गैसों के माध्यम से होती है, एक्सचेंजेशन से होता है, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान होता है। इस चीज को हाईलाइट कर लेना है ना, हो सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाए, बाकी 2 नंबर के लिए ये आपको 3 लाइनें याद करनी पड़ेंगी, है ना। तो मतलब सीधा सिंपल मैं अपनी भाषा में समझा दूं तो वो समझ लो, फिर इस चीज को आप लिख लेना और याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा, है ना। जैसे कि कुछ बोला गया है, मतलब ये बोला गया है यहाँ पे कि जो श्वसन मूल होती हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यानी को जो जड़ें होती हैं ये वापस से क्या होती है, जमीन से ऊपर निकल आती है, यानी कि जो पौधे की जड़ें होती हैं, जो एक्स्ट्रा जड़ें होती हैं वो क्या होती है, मतलब मिट्टी से ऊपर बाहर उभर आती हैं, आपने देखे होंगे कईयों प्लांट्स में, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है मेरी कि कुछ भी याद ना हो तो इसका एग्जाम्पल याद रख लेना, राइजोफोरा सबसे अच्छा उदाहरण है किसका, श्वसन मूल का। 1 नंबर देके जाएगा आपको, सिर्फ एक ये सिंपल सा वर्ड राइजोफोरा, ठीक है। इसमें क्या होती है, श्वसन मूल पाई जाती है ना, ये याद रखना। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, पर्ण विन्यास की, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं, पर्ण विन्यास की, ठीक है। तो क्या दे रखा है, तने या शाखाओं पर पत्तियों के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पर्ण विन्यास कहते हैं। भाई पर्ण विन्यास होगा, तो यहाँ मिस हो गया है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, पर्ण विन्यास, ठीक है, अच्छी हैंड राइटिंग में, पर्ण विन्यास, ओके, क्या हो गया है, पर्ण विन्यास, है ना, ठीक है, पर्ण विन्यास कहते हैं, ठीक। तो एक लाइन याद आप रख लेना, बहुत ही सिंपल सी बात है ना, तो गई गुजरी सी बात है, तो याद हो जाएगी। तो बहुत छोटा छोटा काम करना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ लेना, एग्जाम की अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी, है ना, बिना घबराए। सो पर्ण विन्यास आपको हेडिंग बनानी है, क्या लिखोगे आप, आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आपने ऐसे हेडिंग बनानी है, लिखना है पर्ण विन्यास, ठीक है। थोड़ा जब आपको 2 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो उनमें हमें मुश्किल से 1 या 2 लाइनें तो लिखनी ही पड़ती है, ज्यादा रामायण तो लिखनी नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन फिर भी एग्जामिनर आपका सेंस चेक करता है, तो उसके लिए आप क्या करा करें, थोड़ा तरीके से लिखा करें, है ना। एग्जाम में तरीके का आंसर जो है आप एक्सप्लेन कर देना अपना, अच्छा, ठीक है। तो तने या शाखाओं पर, ठीक है, पत्तियों के एक निश्चित क्रम, अब स्वाभाविक सी बात है, शाखाएं ब्रांचेस कहाँ होंगी, तने पे होंगी, ठीक है, और लीव्स कहाँ होंगी, ब्रांच पे होंगी, ठीक है, यानी कि शाखाओं पर होंगी। तो तने या शाखाओं पर पत्तियों के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पर्ण विन्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, पर्ण विन्यास कहलाती है। और सेकंड लाइन क्या याद रखना है आपको, जिससे पत्तियों को पर्याप्त मात्रा में सूर्य प्रकाश मिल पाता है, ठीक है, कि तने या शाखाओं पर पत्तियों का जो निश्चित क्रम व्यवस्थित होता है, इसी को कहते हैं पर्ण विन्यास। देखो ध्यान से समझ लो, मैं बता देती हूँ, जैसे मैं 2-3 टाइप की लीफ लेती हूँ, ठीक है, आपने देखी होंगी, आपके आसपास हमारी अर्थ पे जितने भी आपने पेड़ पौधे देखे हैं उनमें कईयों टाइप की पत्तियां लगी होती है, ठीक है। शिराविन्यास का अर्थ ये है कि कुछ पत्तियां आपने देखी होगी, कुछ इस टाइप की एक लीफ होती है, ठीक है, कुछ एक टाइप की लीफ होती है, आपने इमली वगैरह या अलग अलग ले लो, मैं इमेज के माध्यम से बता देती हूँ, ठीक है। पर्ण विन्यास का अर्थ ये है कि कुछ पत्तियां बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे लगी होती हैं, ठीक है, एकदम क्रम में, है ना, छोटा ही दिखेगा इमेज, मैं कुछ इस तरीके से समझा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आप वहां अपनी एग्जाम हॉल में भी अपनी एग्जाम कॉपी में ऐसे एक्सप्लेन करते हो ना, तो मोर देन सफिशिएंट है, इसमें भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना।
ओके तो कुछ इस तरीके से देखा होगा आपने, पत्ती की फॉर्म एक ये होती है ना, फर्स्ट टाइप ये होती है। कुछ आपने देखा होगा सेकंड टाइप में लीव्स कुछ ऐसी होती है कि वो दूर रहेंगी, एक लीफ यहाँ होगी, एक लीफ यहाँ होगी, एक कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, है ना। ये लीफ की फॉर्म होती है किसी किसी प्लांट में, है ना। और किसी किसी प्लांट में कैसी होती है, ये हो गया आपका सेकंड टाइप, है ना। क्या होगा, क्या हो गया, सेकंड टाइप। थर्ड टाइप देखते हैं, थर्ड टाइप में कुछ अलग ले लेते हैं। जैसे कि आपको मिल जाएंगी लीफ, जैसे आपको लीफ इस फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में मिलती है ना। तो इसी चीज को कहते हैं शिराविन्यास, ठीक है, क्या कहते हैं, शिराविन्यास। होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग समानांतर और जालिकावत शिराविन्यास को। किसको, समानांतर और जालिकावत शिराविन्यास को एक बार देख लेते हैं, देन हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे, है ना। समांतर और जालिकावत शिराविन्यास में अंतर बताना है, ठीक है। तो शिराविन्यास इसीलिए आपको बताया गया है जस्ट ये, है ना, जो अभी मैंने इतना बोला है पर्ण विन्यास पे, सो इससे आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ये है शिराविन्यास, है ना। देख लो एक बार, पढ़ लेते हैं और स्नैपशॉट ले लो, इसको लिख लेना कॉपी में, इंपॉर्टेंट है ये चारों क्वेश्चन आपके लिए, है ना। तो दे रखा है कि समांतर शिराविन्यास में एक ही मध्य शिरा होती है, ठीक, क्या बोला गया है। आप चाहे तो अलग अलग लिख लेना, है ना, आप चाहे तो ऐसे अलग अलग लिख लेना, मैं लिखने का तरीका आपको बता देती हूँ, बाकी ये होमवर्क रहेगा कि आपको ऐसे करना है। क्या रहेगा, समांतर शिराविन्यास, ठीक है, समांतर शिराविन्यास, ओके, समांतर शिराविन्यास, है ना। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, जालिकावत शिराविन्यास, क्या रहेगा, जालिकावत शिराविन्यास, है ना, जालिकावत शिराविन्यास, है ना। ओके, क्लियर हो। तो आपको करना ये है, आपने ऐसे हेडिंग बना ली, ठीक है, आपने ऐसे हेडिंग बना ली, है ना, बन गई आपकी हेडिंग कॉपी में। फिर आपको करना ये है कि जब भी आप इस तरीके से पढ़ते हो, आपकी पढ़ने की ये फॉर्म होनी चाहिए कि आपने जहां से भी पढ़ते हो, चाहे आप अपने नोट से पढ़ते हो, चाहे बुक से पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, कहीं जाते हो, जैसे भी जिस भी रिसोर्स से आप पढ़ाई करते हो, है ना, वो मायने नहीं रखता, बस मायने ये रखता है कि पढ़ाई करते हो या नहीं, है ना। तो आपने देखा कि समांतर शिराविन्यास लाइक आपने बुक से ही पढ़ा, है ना, तो आपने उसमें जैसे 2 फैक्ट देखे, तो कम से आप में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी, चूंकि आप 11th स्टैंडर्ड में हो, तो इतनी आपकी जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बन चुकी होती है कि आपको समझ आता है कि कौन सा फैक्ट आपके लिए यूजफुल है और कौन सा फैक्ट आपके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। यार आप थोड़े भी इंटेलिजेंट हो, आपको सिंपल सा करना ये है कि कम से कम इस टॉपिक से, जैसे समांतर शिराविन्यास ही ले लो, तो कम से कम उसमें ऐसे छोटे छोटे 3 फैक्ट तो समझ के लिख ही लोगे ना, लिख ही लोगे, इतना काम तो आप कर ही सकते हो। और इतना काम कर लिया आपने तो आप पास भी हो जाओगे, अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे, टॉप भी कर जाओगे, ठीक है। टॉपर कहीं अलग से नहीं आते हैं, है ना, वो ऐसे ही स्मार्ट स्टडी करके टॉपर बनते हैं, ठीक। तो आप भी इस चीज को फॉलो कर लेना। तो ये रहा है इसका आंसर, ठीक है। चाहे तो आप इसको इस तरीके से याद कर लेना, फिर वही है, ठीक है। सभी भीड़ में आप, सबकी भीड़ में आप भी रहोगे, उसी भीड़ में जहां सारे बच्चे दौड़ रहे होंगे, है ना, और आपको अलग करना है अपनी एग्जाम कॉपी में, तो मेरे हिसाब से आप ऐसा लिख के आना, ठीक है। मेरे हिसाब से आप ऐसा इस तरीके से लिख के आना, ठीक है। एग्जामिनर वैसे ही कॉपी देख के खुश हो जाता, जहां आपकी थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो रही होंगी ना, तो फिर वहां से ये माफ हो जाती हैं आपकी, ठीक है, इतना अच्छा काम देख के। तो आपको आंसर ऐसे ही करना है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक। तो फिर हम लोग सेशन को यहीं तक रहने देते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो आज हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब बचे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, है ना। तब तक आपका होमवर्क ये है कि आपको सेशन को जो भी मैंने बोला है वो ध्यान से सुनना है, समझना है, देन कॉपी में नोट करना है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अपना हेल्थ का ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना। थैंक यू।